नमस्कार। डीडी राजस्थान के विशेष प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। सत्य निष्ठा से भागीदारी, नैतिकता ही हमारी जिम्मेदारी। सत्य निष्ठा से भागीदारी, नैतिकता हो हमारी जिम्मेदारी। सतर्कता में है सशक्तिकरण और जागरूकता में है समझदारी। आइए आप और हम मिलकर सतर्क रहें, जागरूक रहें, क्योंकि सतर्कता है हमारी साझा जिम्मेदारी। ये कहना है केंद्रीय सतर्कता आयोग का, जिसकी पहल पर देश भर में 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। सतर्कता हमारे जीवन का हिस्सा कैसे बने, किस तरीके से, चाहे पब्लिक सर्वेंट हो या फिर आम लोग, किस तरीके से जागरूक रहें, पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ और जवाबदेही के साथ अपने कर्तव्यों का, अपने कार्यों का निर्वहन करें, ये मंशा है सीवीसी की, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग की। इस विषय पर बातचीत हम आज के इस प्रोग्राम में कर रहे हैं और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं राकेश कुमार बैरवा जी। आप एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट हैं, सुरक्षा विंग, पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर में। राकेश कुमार जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। जैसा कि हम देख रहे हैं, इस बार की 2025 की जो थीम सीवीसी ने डिसाइड की है वो है सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत इसी विषय से करते हैं कि कैसे विजिलेंस हम सब की साझा जिम्मेदारी बने, ताकि ये जो भ्रष्टाचार का जो वातावरण बन जाता है उससे भारत मुक्त हो और सही मायने में विकसित भारत बन सके। तो सबसे पहले इस थीम के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी, सतर्कता एक नैतिक जिम्मेदारी है और वो सभी की है। किसी एक व्यक्ति के या एक संस्था के या पुलिस के या किसी भी एक डिपार्टमेंट के उससे भ्रष्टाचार से पूरी तरह से हम देश को, समाज को मुक्त नहीं कर सकते। तो साझा जिम्मेदारी जो थीम रखी गई है वो इसीलिए रखी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को समझें कि भ्रष्टाचार में लिप्त होना, भ्रष्टाचार में रिश्वत देना लेना सब चीज़ अपराध है। सबको इन्वॉल्व करने के लिए ये थीम रखी गई है। जी जी। और ये पूरे भारत में इस पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, अलग अलग विभाग अलग अलग जगह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राम स्तर पर भी इस तरह के आयोजनों की एक थीम निर्धारित की गई है। उसमें ग्राम सभाओं का आयोजन हो रहा है, जिसमें कि ग्रास रूट लेवल पे भी, जो जिसे कहते हैं ना, सरपंच और पंच के स्तर पर भी अगर कहीं भ्रष्टाचार जैसा कुछ देखें तो वहाँ की जनता भी जागरूक रहे। एक मैं अभी पढ़ रही थी इसको लेकर, तो एक थीम अक्सर ऐसा कहा जाता है इंटीग्रिटी को लेकर कि इंटीग्रिटी इज द शील्ड ऑफ विजिलेंस या विजिलेंस इज द शील्ड ऑफ इंटीग्रिटी। सबसे पहले मन में क्यों आता है ये, जो हम कहते हैं कि इंटीग्रिटी छूट कैसे जाती है, हमारे व्यवहार का हिस्सा क्यों नहीं बन पाती है? आप भी सिविल सर्वेंट हैं और बतौर पुलिस ऑफिसर किस तरीके से इस बात को कहेंगे कि एक आम आदमी तो कई बार अपना काम निकलवाने के लिए या उसे पेशेंस नहीं रहता है, मजबूरियां होती हैं, लेकिन एक सिविल सर्वेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य को निर्वहन करे, तो उसके मन में ये भाव कैसे आ जाता है? देखिए, मानवीय स्वभाव है। कई चीज़ें जो हम समाज में देखते हैं, कई चीज़ें समाज से ऑब्जर्व करते हैं, तो लालच एक ऐसा भावना है जो मनुष्य के मन में कम ज़्यादा मात्रा में कई बार मौजूद होती है। इससे समाज भी अछूता नहीं है, प्रशासन भी अछूता नहीं है, राजनीति भी अछूती नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं, अब कुछ लोग इसमें नियंत्रण पाते हैं, कई लोग नहीं पाते। और विशेष रूप से जब असमानता दिखती है, लोगों को ये देखते हैं कि किसी के पास में ज़्यादा पैसा है, कोई बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जी रहा है, तो उनको देख के कई बार ऐसा लगता है। और फिर कई मौके हमारे लूप होल्स हमारे सिस्टम में कई बार ऐसे मिल जाते हैं कि लोगों को इसको एक्सट्रैक्ट करने का मौका मिल जाता है। जी जी। तो बेसिक जो भावना है, बेसिक जो भाव है वो तो लालच का है। लालच की वजह से ही ये चीज़ें प्रशासन में, हर समाज के हर वर्ग में ये व्याप्त होती है। मैं भारत के संदर्भ में तो हम बात कर ही रहे हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की एक बहुत बड़ी भूमिका है और हर साल जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होते हैं, हर साल नई नई थीम डिसाइड करते हैं ताकि आम लोग जागरूक हो सकें। सीवीसी के थोड़े से रोल की जानकारी हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से सीवीसी जो है पूरे देश में भ्रष्टाचार का जो माहौल है उस पर किस तरह से अपनी कड़ी नज़र बना के रखता है। जी देखिए, सीवीसी की स्थापना 1964 में हुई थी। जी बिल्कुल, 1964 में। और इसकी स्थापना का एकमात्र उद्देश्य था सरकारी डिपार्टमेंट से, विशेष रूप से केंद्रीय सरकार के विभागों में भ्रष्टाचार पर नजर रखना, किसी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत होती है उन शिकायतों की जांच करवाना, खुद करना या किसी अन्य एजेंसी से करवाना। बाद में इसके लिए स्पेसिफिकली सीबीआई हमारी एजेंसी है केंद्र सरकार की, तो वो केंद्रीय सरकार के जितने भी उपक्रम हैं, चाहे डायरेक्ट विभाग हो या सरकारी उपक्रम हो, उनके जो कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ कोई शिकायत होती है भ्रष्टाचार की, तो वो इस पे
कार्रवाई करती हैं। जी। तो सीवीसी पूरे देश में इस पे नज़र रखता है और सीबीआई का जो भ्रष्टाचार से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उन पे सुपरविजन का काम सीवीसी का रहता है। और बाद में 2003 में सीवीसी को सांविधिक दर्जा भी दिया गया। पहले केवल एक सरकारी आदेश से इसका गठन हुआ था, फिर बाकायदा संसद ने कानून पास करके इसके पावर्स वगैरह सारे डिसाइड करें। तो अभी एक संवैधानिक संस्था के रूप में ये देश में काम कर रही है। ये बिल्कुल एक सांविधिक संस्था है, संसद कानून बना दिया गया है, कानूनन अब तो इसका पूरा प्रावधान है। एक मुख्य जो विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और 2 कमिश्नर्स इसमें कानून द्वारा। बहुत अहम जानकारी आपने दी। हमारे दर्शकों को हम जानकारी के लिए बता दें कि सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसकी स्थापना यूं तो कहा जाता है 1950 में कमेटी के जरिए हो गई थी। देश में विजिलेंस को प्राथमिकता में रखते हुए ये कमेटी काम कर रही थी और इस कमेटी के आधार पर सीवीसी की स्थापना हुई और एस्टेब्लिश इसे किया गया 1964 में। इसके बाद 1998 में सीबीआई को सुपरविजन करने का जो जिम्मा था वो भी सीवीसी को दे दिया और आज तक सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो सीबीआई को भी सुपरविजन करता है। और 2003 में लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट भी बन गया, जिसके बाद सीवीसी को और ज़्यादा एम्पावर कर दिया गया। तो आज के दौर में हम देखें और खासकर यंगस्टर्स इस बात को ज़रूर समझ लें कि भारत की जो एक केंद्रीय एजेंसी है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये पूरी तरह से मुस्तैद है भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए। हर लेवल पर इसकी मॉनिटरिंग है और न सिर्फ इसकी मॉनिटरिंग है बल्कि सज़ा के प्रावधान है। उन मामलों में भी इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई के साथ मिलकर देश में एक बहुत अच्छा काम सीवीसी के द्वारा किया जा रहा है। और इसकी एक और बात है कि देश की शीर्ष संस्था है और सार्वजनिक प्रशासन में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ये संस्था जिम्मेदार है। और इसी उद्देश्य के साथ हर साल इस तरह के जो आयोजन है, जागरूकता सप्ताह मनाना, ये किए जाते हैं। हम इसी के साथ साथ हम एंटी करप्शन ब्यूरो की अगर हम बात करें, क्योंकि आम लोग नहीं समझ पाते हैं कि किस तरह से संस्थाएं भ्रष्टाचार के लिए काम कर रही हैं, तो एंटी करप्शन ब्यूरो जो कि राजस्थान की एक शीर्ष हम ऑर्गेनाइजेशन इसे कह सकते हैं, वो कैसे काम करता है राजस्थान के संदर्भ में बात करें? जी, देखिए अभी मैंने जैसा कि बताया, केंद्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अगर भ्रष्टाचार की शिकायत है तो सीबीआई को बेसिकली इसको वो किया गया था और भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामलों का रिपोर्टिंग और जो सुपरविजन है वो अपने सीवीसी करता है। राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें तो हमारे यहाँ पर जो हमारा एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो है वो राजस्थान से रिलेटेड शिकायतों पर काम करता है। और एक्ट एक ही है, प्रिवेंशन जो पीसी एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में बना था। ये बाद में 2018 में इसमें अमेंडमेंट हुआ और उसी एक्ट के तहत केंद्रीय सरकार के जो विभाग हैं उन पे भी और राज्य सरकार के विभाग हैं उन पे भी कार्रवाई होती है। जी जी, एक और चीज़ जानना चाहेंगे क्योंकि एंटी करप्शन का बड़ा रोल है राजस्थान में अगर हम देखें, और हम प्रदेश में हैं क्योंकि डीडी राजस्थान हमारा ये चैनल है, तो प्रदेश की जनता खासकर अवेयर रहे, इसके लिए हम जानना चाहेंगे कि आपके जो ऑपरेशंस होते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो के, वो किस तरह से होते हैं ताकि आम लोग जागरूक रहें, ना तो वो रिश्वत दें और ना ही रिश्वत कोई मांगे तो वो चुप रहें, उसकी शिकायत भी करें। जी देखिए, रिश्वत वाले मामलों में शिकायत का बहुत अहम रोल है। जी ठीक है, कई बार लोग सामने नहीं आते और इस वजह से इन चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, न दबाव में आना है न भय में आना है। आपको इससे कोई भी सरकारी कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी होना जरूरी नहीं है, किसी भी पब्लिक ड्यूटी से जुड़ा हुआ कर्मचारी, जैसे मान लीजिए प्राइवेट स्कूल कॉलेज हैं लेकिन उसमें भी चूंकि स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो वो भी पब्लिक से जुड़ा हुआ, प्राइवेट हॉस्पिटल है बिल्कुल वो भी चूंकि स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है तो वो भी पब्लिक से जुड़ा हुआ है, या बैंक्स हैं प्राइवेट बैंक हो चाहे सरकारी बैंक हो, तो ये सब के सब जो पब्लिक रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो आपका जो कोई जायज़ काम है उसके लिए कोई व्यक्ति रिश्वत डिमांड करता है तो आप निश्चित रूप से उसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो में कर सकते हैं। और आजकल तो शिकायत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी की जा सकती है। तो एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया हुआ है एसीबी द्वारा, उस पर की जा सकती है। और एक हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर है 1064, तो 1064 पे कोई भी व्यक्ति कॉल कर सकता है जी। और उसके एक और चीज इसी से जुड़ी हुई मैं जानना चाहूंगी, अक्सर हम सुनते हैं कि फला व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा गया जी, तो वो जो रंगे हाथों पकड़ना है वो कार्रवाई क्या होती है ताकि आम लोग जागरूक रहें कि हमें किस तरह से शिकायत करनी है और व्यक्ति किस तरह से रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है? जी देखिए, कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति रिश्वत की डिमांड करता है तो उसकी शिकायत जब होती है कि साहब ये डिमांड की गई है मेरे से, तो सबसे पहले उस शिकायत का वेरिफिकेशन किया जाता है जी। क्योंकि कई बार देखा गया है कि कुछ लोग ईर्ष्यावश झूठी शिकायत भी कर सकते हैं। तो किसी ईमानदार अधिकारी कर्मचारी को परेशान नहीं किया जाए तो पहले उसका वेरिफिकेशन होना जरूरी है जी। जब शिकायत सत्यापित हो जाती है कि वास्तव में उसने डिमांड करी है, फिर उसके लिए एक
ट्रैप बिछाया जाता है जी बिल्कुल। और जिस व्यक्ति से डिमांड की गई है उसको तैयार करके कि आप दीजिए, और जब वो देता है उसी टाइम जाके और जो ब्यूरो की टीम है, एक पूरी टीम गठित होती है, वो उसको कैच करती है, पकड़ती है, और फिर उस पर जो भी प्रोसीजरल कार्रवाई करते हुए फिर जो भी कानून है उसके दायरे में जो कार्रवाई होती है उसके अकॉर्डिंग काम पीसी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होती है, और एफआईआर दर्ज के बाद में अनुसंधान और बाकी की चीजें चार्जशीट। एक चीज आपने इसमें की कि जब तक पुख्ता जानकारी ना मिले, तो पुख्ता जानकारी का मतलब एक एविडेंस बेस्ड एक्टिविटी होती है ये, कि अगर आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है कि फला व्यक्ति ने रिश्वत मांगी या इस तरह की कोई गतिविधि में वो लिप्त है, तो फिर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, या फिर वो डिकॉय ऑपरेशन या जिस तरह के आप करते हैं ऑपरेशंस वो नहीं हो सकते। जी देखिए, एफआईआर तभी दर्ज होगी जब कोई उसमें डिमांड प्रूव हो। अगर कोई व्यक्ति डिमांड कर रहा है तो कहने से ये चीज़ें नहीं होती। जी बिल्कुल, ठीक है, आपको उसका वेरिफिकेशन होने के बाद ही ये सारी कार्रवाई चालू होती है। जी। तो मतलब आम जनता को जागरूक रहना है कि अगर कोई आपसे रिश्वत मांग रहा है तो उस चीज़ के पुख्ता सबूत अपने पास ज़रूर रखिए, क्योंकि जब कानूनी कार्रवाई होगी, आप जब शिकायत करेंगे, उस पर एक्शन होगा, तो वो उन्हीं सबूतों के आधार पर होगा। और इसके लिए बीएसए, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, उस पर वो एक्शन भी उस पर होगा, इस कानून के तहत भी कार्रवाई होगी। और सबूतों के बिना एक्शन लेना पुलिस के लिए भी बड़ा कठिन होता है। तो जो भी ऐसी कोई गतिविधि में लिप्त हैं, आप सबूत ज़रूर इकट्ठा करिए ताकि आप पुख्ता कार्रवाई करवाने में अपनी भी मदद कर सकें और पुलिस डिपार्टमेंट की भी, और जो भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट है उसकी भी आप मदद कर सकें। एक और चीज़ जानना चाहेंगे इसमें, चलिए प्रोसीजर तो ऐसा होता है और कई बार आम आदमी भी इस तरह की गतिविधि में लिप्त हो जाता है, सज़ा के प्रावधान क्या हैं ताकि आम लोग जागरूक रहें कि इस तरह की चीज़ों में अगर दे रहा है कोई व्यक्ति, क्योंकि ये तो दोनों पर लागू होता है, जैसे दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं, उसी तरह से रिश्वत देना और लेना दोनों अपराध हैं, तो सज़ा के क्या प्रावधान है इसमें? जी, इसमें मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो पुराना जो एक्ट था उसमें सजा का प्रावधान कम था, इसीलिए जो 2018 में जो अमेंडमेंट किया गया, इसमें सजा का प्रावधान मिनिमम 3 साल की सजा का प्रावधान है, 3 से लेकर 7 साल तक की सजा लेने वाले को भी और देने वाले को भी। अच्छा, इसमें इस एक्ट में पहले पुराने एक्ट में देने वाले पर कोई सजा का प्रावधान नहीं था। ठीक है, इसमें स्पेसिफिकली अमेंडमेंट किया गया कि रिश्वत देने वाला भी उतना ही दोषी है। बिल्कुल। तो कई बार अगर कोई ईमानदार सरकारी अधिकारी कर्मचारी है, उसको कोई रिश्वत देने की कोशिश करे और वो उसकी शिकायत करे, तो रिश्वत देने वाले को भी या देने की कोशिश करने वाले को भी डिपार्टमेंट सजा देता है और कार्रवाई करता है। जी। तो ये जान लेना बेहद ज़रूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना काम निकलवाना चाह रहे हैं और आपने रिश्वत देने की कोशिश की, तो आप भी उतने ही बड़े गुनहगार हैं जितना लेने वाला गुनहगार है। तो वही बात है कि ईमानदारी आपके अगर मन में है तो आप कहीं भी अपने कर्तव्य को किसी भी तरह से आप सही तरीके से निभाएंगे, लेकिन अगर आपके मन में ईमानदारी नहीं है तो फिर कर्तव्य निष्ठा से पालन नहीं हो पाएगा। और बेहद ज़रूरी इन अभियानों की जो सार्थकता है वो तभी है जब आपके मन में वो इंटीग्रिटी वो हमेशा बनी रहे कि चाहे परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, मुझे अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाना है और जवाबदेही के साथ पूरा काम करना है। एक और चीज़ जानना चाहेंगे हम, जैसा कि ये जो हफ्ता चल रहा है विजिलेंस अवेयरनेस वीक 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक, इसी बीच में 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाते हैं, जो हमारे देश के पहले गृह मंत्री और जो पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत रत्न भी मिला, उनकी जयंती उस दिन है। और ख़ास बात यह कि इस बार 150वीं जयंती हम मना रहे हैं। तो राष्ट्रीय एकता दिवस को संदर्भ में रखते हुए मैं जानना चाहूँगी कि सरदार पटेल वो व्यक्ति थे जो देश की अखंडता के लिए उन्होंने सभी रियासतों को एक किया, और आज के दौर में हम देखें तो राष्ट्र की अखंडता कहीं कहीं खंडित होने लगती है जब भ्रष्टाचार कहीं सामने आता है। तो ये जो भ्रष्टाचार वाली जो सोच है, ये किस तरह से एक चुनौती बन जाती है, और खास तौर पर इस दिन हम संकल्प भी ले सकते हैं भ्रष्टाचार मुक्त रहने का, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखिए, सरदार पटेल हमारे प्रथम गृह मंत्री थे और भारत के एकीकरण का श्रेय मोटा श्रेय उनको जाता है, बड़ा श्रेय उनको जाता है। भारत के एकीकरण के अलावा उन्होंने इस देश को एक रखने के लिए सशक्त प्रशासन की भी कल्पना करी, अखिल भारतीय सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की कल्पना करी, और सशक्त प्रशासन और एक सही सिस्टम हमारे यहाँ विकसित हो, उसके लिए भ्रष्टाचार मुक्त देश का होना जरूरी है, प्रशासन का होना जरूरी है। और इसीलिए हमेशा हर साल जो ये वीक मनाया जाता है, सतर्कता सप्ताह मनाया जाता है,
ये सरदार पटेल जी की जयंती 31 अक्टूबर को उसको आगे पीछे रख के ही ये मनाया जाता है। जी बिल्कुल। तो ये इसका जो उनका विजन था गुड गवर्नेंस उसको ध्यान में रखते हुए ही ये पूरा प्लान किया जाता है। हमारे दर्शकों को हम जानकारी दे दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप जानते हैं, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, और हमारा देश बहुत ही अहम काम उनके लिए उन्होंने किया, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसे हम कहते हैं, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक स्टैच्यू है, उसे स्थापित किया गया गुजरात में, और केवड़िया वो जगह है जहां पर ये स्टैच्यू स्थापित किया गया है। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस भी हम मनाते हैं, और इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी है, जिनका जन्म 1875 को हुआ था। और एक और चीज़, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू इसलिए है, ये 600 फीट बड़ी है, नहीं 182 मीटर की ये स्टैचू है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी स्टैचू है। एक बात उनकी जहन में आती है वल्लभ भाई पटेल की, कि उन्होंने जो सिविल सर्वेंट हैं उनको कहा था स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। तो एक बहुत बड़ी उपमा दी उन्होंने सिविल सर्वेंट की, और ये गुड गवर्नेंस का जो विजन था ये तब से उनके मन में था। तो सिविल सर्वेंट की जिम्मेदारियों पे आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से सिविल सर्वेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, जिसमें कहते हैं इंटीग्रिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, या फिर बहुत सारे और भी काम हैं जिसमें आपको पारदर्शी रहना है, ट्रांसपेरेंसी है। तो इसको कैसे ध्यान रखें? देखिए, सिविल सर्विसेज को जो उन्होंने स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया का, वो इसलिए कहा कि हमारा देश लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। यहाँ पर सरकारें चुनाव के माध्यम से बीच में बदलती रहती हैं, लेकिन प्रशासन स्थायी रहता है। और इस प्रशासन की वजह से ही आप देखिए कई स्टेट्स में क्राइसिस भी आए, है ना। लेकिन जो राजस्थान हमारा स्टेट है वो, और अन्य जो मजबूत स्टेट हैं, वो कहीं ना कहीं प्रशासन के स्थायित्व की वजह से टिके हुए हैं। बिल्कुल। और उसका एक श्रेय ये भी जाता है कि ईमानदार प्रशासन, ठीक है, छोटी मोटी शिकायतें हैं, कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन ईमानदार, पारदर्शी और निष्पक्ष जो प्रशासन है वो हमारे देश की, हमारे पहचान है, रीढ़ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। और इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला प्रश्न ये रहेगा कि अक्सर ऐसा कहते हैं कि फंक्शंस बहुत सारे हैं विजिलेंस के, लेकिन दो फंक्शंस पे अक्सर विजिलेंस टिका हुआ रहता है, एक प्रोएक्टिव विजिलेंस और एक है प्रिवेंटिव विजिलेंस। तो प्रोएक्टिव में तो ये कह सकते हैं कि सतर्क रहे आप और आपने एक्शन ले लिया। प्रिवेंटिव विजिलेंस पे जो कि जिस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, इन कार्यक्रमों में आम लोग कैसे जुड़े, जो कि प्रिवेंटिव विजिलेंस का एक बहुत अहम कदम है, इससे आप कैसे जोड़ेंगे आम जन को? देखिए, एक तो सब लोगों को मीडिया में, सोशल मीडिया में, प्रेस मीडिया में, हर जगह कहीं ना कहीं जागरूकता की रोज चीज़ें आती हैं, उनको हमें देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बच्चों से इस चीज़ की चर्चा करनी चाहिए, बिल्कुल, बहुत ठीक है। साथ ही साथ सीवीसी ने तो बल्कि अपने जो वेबसाइट है उस पर दिया हुआ भी है कि आप ई प्लेज ले सकते हैं, सतर्कता की शपथ ले सकते हैं, संगठन के रूप में भी और एज ए सिटीजन भी। तो अब तक लगभग 2 करोड़ लोगों ने सतर्कता की बहुत अहम शपथ ली है, बहुत अहम, और लगभग 3.5 लाख जो संगठन है उन्होंने सतर्कता की शपथ ली है, इंटीग्रिटी की शपथ ली है। तो हमें भी बच्चों को इस तरह की शपथ स्कूलों में, कॉलेजेस में दिलवानी चाहिए कि मैं लाइफ में कभी भी कोई काम करूंगा, एज ए पब्लिक सर्वेंट अगर मैं बनूंगा तो मैं इस तरह की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, और एज ए इंडिविजुअल मैं मेरे किसी काम के लिए किसी को रिश्वत नहीं दूंगा। बहुत अहम बात करें, और इसी से जुड़ा हुआ हम जानकारी हमारे दर्शकों को दे दें कि अगर आप भी ई इंटीग्रिटी की आप प्लेज लेना चाहते हैं, यानी शपथ लेना चाहते हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाएं www.cvc.gov.in। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, www.cvc.gov.in। ये सीवीसी की वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप अपनी शपथ ले सकते हैं, और शपथ के बाद आपका सर्टिफिकेट वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और देश में भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने में अपनी जो जिम्मेदारी है उसको आप पुख्ता कर सकते हैं। एक और चीज़ जानना चाहेंगे, आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात की, अभी एकदम चेंज हो गया है सब कुछ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अवेयरनेस जो है वो जनरेट की जा रही है, और ऑनलाइन पोर्टल्स भी अवेलेबल हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कितनी बड़ी भूमिका आप समझते हैं? देखिए, आज के समय में जो जनरेशन है वो ज़्यादातर सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। जी, पुराना जो हमारा मीडिया है वो भी है, उसकी भूमिका है, लेकिन सोशल मीडिया पे ज़्यादातर लोग सक्रिय हैं, और इसका जो प्रचार प्रसार है वो गांव-गांव, ढांडी-ढांडी तक है। जी। तो सोशल मीडिया का बहुत अहम रोल है। जो जिन एक्टर्स को हम जोड़ते हैं, जो भी हमारे, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, तो वो सब के सब सोशल मीडिया के माध्यम से इस अवेयरनेस को
ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं। जी जी, चाहे जो पॉपुलर जो प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक है, यूट्यूब है, बिल्कुल आपके जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। जी जी जी, तो हमारी जो भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई जो हेल्पलाइन है उनका प्रचार प्रसार करना, क्या क्या एज ए सिटीजन आपके अधिकार हैं उनका प्रचार प्रसार करना, भ्रष्टाचार की शिकायत कहाँ की जा सकती है उनका प्रचार प्रसार करना, वो चीज़ें गाँव-गाँव ढांढ तक पहुँचती है। बिल्कुल, तो अपने आप अवेयरनेस आती है। बहुत अहम जानकारी आपने दी। और एक डेटा ये कहता है कि भारत में 15 से 29 साल के युवा वो 95% स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये कि लगभग समूचे भारत में स्मार्टफोन का यूज़ हो रहा है। आप सारे दिन भर जो रील्स आप स्क्रॉल करते हैं वो टाइम किल करता है। रील्स स्क्रॉल करने के बजाय आपके जीवन से जुड़ी हुई जो वेबसाइट्स हैं, आपके जीवन से जुड़ी हुई जो ज़रूरी जानकारियाँ हैं वो अपने पास रखिए, ताकि आप भी सुरक्षित रहेंगे और आप देश की सुरक्षा में भी अहम योगदान देंगे। तो जो मैंने वेबसाइट अभी जिक्र किया था cvc.gov.in, आज उसको ज़रूर विजिट करिएगा और जानिएगा कि देश में सतर्कता जो कमीशन है वो किस तरह से काम कर रहा है। सर, इसमें एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी, कोई ऑनलाइन पोर्टल या हेल्पलाइन अगर आप बताना चाहें जिस पर अगर किसी को शिकायत करनी हो तो वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकें। जी, सीवीसी की जो वेबसाइट है उस पर भी शिकायत कर सकते हैं जी। हमारे राजस्थान में जो एंटी करप्शन ब्यूरो की वेबसाइट है उस पर जाके शिकायत कर सकते हैं जी। और 1064 जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है, हाँ। उस पर शिकायत कर सकते हैं और उस पर शिकायत के बाद में ऑटोमेटिकली यहाँ से वो संबंधित डिस्ट्रिक्ट को या संबंधित अधिकारी को अलॉट हो जाता है, फिर उसका वेरिफिकेशन और बाकी की प्रक्रिया उस पर चालू हो जाती है। तो एक बार मैं आपको ये जानकारी और दे दूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान, इसका भी एक टोल फ्री नंबर है 1064 1064, जिसके बारे में सर जानकारी दे रहे हैं। ये अपने मोबाइल में आप फीड करके रख लीजिए। और दूसरा एक व्हाट्सएप नंबर है 9413502834, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं अगर कोई करप्शन जैसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। नंबर एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, टोल फ्री नंबर है 1064 और व्हाट्सएप नंबर है 9413502834 और इसी के साथ ईमेल आईडी भी है complt यानी complain@acb@rajasthan.gov.in और www.cvc.gov.in ये केंद्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट है, जहां पर जाकर आप तमाम जानकारी ले सकते हैं। सर, बहुत सारा काम यंगस्टर्स हमारे देश में कर सकते हैं अगर वो सोच लें कि हमें भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होना है। साथ ही जो नए सिविल सर्वेंट हैं, जो नए ज्वाइन करते हैं, वो इसकी शपथ लेकर ही डिपार्टमेंट ज्वाइन करें, ताकि इस तरह की कोई भविष्य में कोई स्थिति ही ना आए। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमारे सारे सिस्टम्स दुरुस्त होने जरूरी हैं जी। भर्ती प्रक्रिया से लेके बिल्कुल उनकी ट्रेनिंग, हर चीज़ पारदर्शी हो, साफ सुथरी छवि के लोग निखर के सामने आए। अगर वो जब साफ सुथरी छवि के लोग प्रशासन में आते हैं तो निश्चित रूप से प्रशासन, नीचे की व्यवस्थाएं, उनके अधीनस्थ कर्मचारी, पूरा डिपार्टमेंट, उसमें सुधार होता है। ठीक है। और कहीं पर कोई इस तरह की प्रैक्टिसेज है तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के। चाहे कोई भी कर्मचारी, अधिकारी ऐसा करे, उसके खिलाफ जो भी नियमों में कार्रवाई जो संभव है वो करनी चाहिए। मैसेज क्या रहेगा ऑडियंस के लिए, आपका आमजन के लिए, कि इस तरह के कार्यक्रम जहां जहां आयोजित हों वो भी सहभागिता करें? आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं दूरदर्शन के माध्यम से सभी से अपील करता हूँ, भ्रष्टाचार मुक्त समाज और भ्रष्टाचार मुक्त देश के लिए इस मुहिम में हम सब जुड़े। आप सब जागरूक हों, बच्चों को जागरूक बनाएं, विद्यार्थियों को जागरूक बनाएं। जब तक हम इस बीमारी के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, समाज में पूरी तरह से ये बीमारी जा नहीं पाएगी। तो भ्रष्टाचार से अगर मुक्त होना है तो न केवल खुद जागरूक बने, संकल्प ने कभी रिश्वत नहीं देंगे, और साथ ही साथ कभी कोई ऐसा होता है तो आप निश्चित रूप से शिकायत करें और उस पर कार्रवाई करवाएं। जी जी, बहुत ही अहम जानकारी आपने दी है। एक बात और जानना चाहेंगे कि जो संगठन जो काम कर रही हैं, जो संस्थाएं जो काम कर रही हैं, उनकी क्या भूमिका है? क्या वो भी इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करें और वो भी इस तरह के जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें आमजन भी जुड़ सकते हैं? बिल्कुल, NGOs है, सामाजिक संस्थाएं हैं, इनकी बहुत अहम भूमिका है जन जागरूकता में। इन लोगों की पहुँच गाँव-गाँव, ढंढ-ढंढ तक रहती है जी। तो इस जन जागरूकता के माध्यम से लोगों को जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति में अवेयरनेस आएगी। जी जी, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति अगर इस अभियान में नहीं जुड़ेगा तो अभियान की सार्थकता नहीं है। हम चाहे कितने ही नारे लगाएं, हम चाहे कितने ही कार्यक्रम आयोजित करें, अगर
आम व्यक्ति नहीं जुड़ा है और आम व्यक्ति ने वो कदम नहीं बढ़ाया है तो फिर जागरूकता आना बहुत मुश्किल है। आपने जो भी जानकारियां दी बहुत अहम थी। जाते जाते हमारे दर्शकों से हम यही कहेंगे कि आपकी और हमारी साझा जिम्मेदारी है सतर्कता, और सतर्कता में ही सुरक्षा है, क्योंकि ये हमारी शील्ड है। सबसे अहम यह है कि आप और हम मिलकर एक कदम बढ़ाएं और सतर्कता को जन जन तक पहुंचाएं, तभी हमारी साझा जिम्मेदारी सुनिश्चित होगी। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।